हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल जॉब इन्फो 24 में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक संवैधानिक निकाय के बारे में चर्चा करूंगा और बारी बारी से जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय हैं उन सब के बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला है आपका निर्वाचन आयोग। दूसरे संवैधानिक निकाय के तौर पर रहेगा संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता। इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा बारी बारी से। आपको सबसे पहले यह अंतर पता होना चाहिए कि सांविधिक और संवैधानिक निकाय में अंतर क्या होता है। जो संवैधानिक निकाय होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह संविधान में उल्लिखित इनका जो वर्णन होता है, इनका वर्णन संविधान में होता है। लेकिन जो सांविधिक निकाय होते हैं उनका वर्णन संविधान में उल्लिखित नहीं है। उसे संसद के अधिनियमों के द्वारा बनाया जाता है। तो आज मैं जिस आयोग की चर्चा करने वाला हूँ या जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की चर्चा करने वाला हूँ वो है निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसे आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निर्वाचन आयोग एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका जो गठन है वो भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। और जो इसका उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के संचालन के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन, नियंत्रण की जिम्मेदारी इस चुनाव आयोग की है। एक बार फिर से सुन लीजिए। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी बनती है? चुनाव आयोग की बनती है। ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। चूंकि यह राज्य विधानमंडल का भी चुनाव कराती है, जो हमारे विधायक होते हैं राज्यों में उनके भी चुनाव कराती है, इसलिए यह एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समान है। यह बात कंफर्म हो गई और अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जो पंचायत और निगम के चुनाव कराए जाते हैं वह निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। उसे निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, बल्कि अलग से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की जाती है या फिर की गई है। आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वाचन आयोग था वह एक सदस्य था। सिर्फ उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। लेकिन जब वोट देने की उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी गई, उसी के अगले साल जो
निर्वाचन आयुक्त है उसे अन्य आयुक्तों के साथ मतलब और अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया जाने लगा। तो इस तरह जो निर्वाचन आयोग हो गया वह एक सदस्य से बहुसदस्यीय हो गया। इनकी जो नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त, जैसे कि जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं, तो अगर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है अन्य 2 सदस्यों की नियुक्ति के समय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। यानी जो राज्य में हमारे चुनाव होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पे करता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्य के प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, यानी राज्य के आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की जो सेवा व शर्तें होती है वो पदावधि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि कब निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था और कब बहुसदस्यीय हो गया। तो 1950 से 15 अक्टूबर 1889 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वह एक सदस्यीय था। आप बताएंगे कि कब वोट देने की उम्र 21 से 18 साल कर दी गई। आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1889 को राष्ट्रपति ने आयोग के भार को कम करने के लिए, यानी 21 से 18 वर्ष जब उम्र कर दी गई तो वोट देने वालों की संख्या भी बढ़ गई। तो कामों को मैनेज करने के लिए जो आयोग है उसे एक सदस्यीय से बहुसदस्यीय यानी 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। हालांकि यह बात ध्यान देने वाली है, हालांकि 1990 में जो एक्स्ट्रा 2 निर्वाचन आयुक्त पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। ये आप पढ़ पा रहे हैं लाइन, समाप्त कर दिया गया और एक बार स्थिति फिर पहले की तरह ही हो गई। फिर दोबारा से उनको लगा कि नहीं ये गलत हो गया, तो फिर उन्होंने अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की दोबारा से नियुक्ति की और वो अब तक इसी तरह काम कर रहे हैं। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं। तो 3 हैं। 3 निर्वाचक जो आयुक्त हैं वो काम करते हैं। चलिए आगे बढ़। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। अब शक्तियां समान हैं तो उनके विचारों में अगर मतभेद हो जाए तो फिर निर्णय कैसे लिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अगर वो जो कहेगा वही माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है अगर विचारों में मतभेद हो जाए तो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। क्या होते हैं इनके समान? वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ। जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिलता है वो सभी वेतन, भत्ते व दूसरे लाभ इनको दिए जाते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो जब इनके विचारों में मतभेद होता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। इनका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 6 से 65 वर्ष तक होता है। क्योंकि इनका जो है कि विवरण मतलब ऐसा नहीं लिखा गया है संविधान में कि इनका कार्यकाल इतना ही रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा यह फिक्स कर दिया गया है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। अगर वो जब भी चाहे तो त्याग पत्र भी दे सकते हैं राष्ट्रपति को। किसको त्याग पत्र देंगे? राष्ट्रपति को। और इन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व कभी भी हटाया जा सकता है। इसमें नहीं लिखा है कि किसको त्याग पत्र देंगे, लेकिन राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं क्या। अब हम देखेंगे कि चुनाव आयोग स्वतंत्र कैसे है, इसे स्वतंत्रता कैसे प्राप्त है संविधान के द्वारा। निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा, जब ये एक बार नियुक्त हो गए तो ये अपने काम को कर सकते हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं। निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ वही कारण होने चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते समय होता है। दूसरे शब्द में कहें तो उन्हें दुर्व्यवहार, अक्षमता के आधार पर संसद में दोनों सदनों के विशेष बहुमत, ये बातें आपको याद रखनी है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद में विशेष बहुमत के आधार पर यह संकल्प पारित किया जाता है कि इन्हें हटाया जाए या नहीं। अगर यह पारित हो जाता है कि नहीं इन्हें हटाना है तो राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अतः यह पद राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न नहीं है। अगर किसी ने पद धारण कर लिया तो उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। आपको यह बात मैंने पहले ही बता दी थी कि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है। नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये बात भी मैंने आपको पहले बता दी थी। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। क्या दोष है कि विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक जो भी है अर्हता संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। दूसरी बात, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि इनकी पदावधि कितनी होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पदावधि का कोई भी उल्लेख नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, यानी सेवानिवृत्ति के बाद अन्य जगह भी कार्य कर सकते हैं, अन्य सेवाएं भी दे सकते हैं या लाभ का पद धारण कर सकते हैं। इसमें कोई रोक नहीं लगाया गया है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं शक्ति और कार्य क्या क्या है इनके। तो एक बार ये जान लेते हैं दोबारा से कि ये किनके चुनाव करा सकते हैं। तो वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करा सकते हैं, संपन्न करा सकते हैं। इनके जो कार्य होते हैं इनको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। अब हम देखते हैं कि इनकी शक्ति और कार्य को विस्तार से थोड़ा सा। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर संसद जो है कि परिसीमन आयोग का गठन करती है समय समय पर, और उसके आधार पर जो है कि भारत के निर्वाचन क्षेत्र भूभाग का निर्धारण होता है। तो परिसीमन आयोग कब बनाया गया है, तो इसे याद रखना है आपको। 1952, 1962, 1962, 1972 और लास्ट परिसीमन आयोग 2002 में बनाया गया। यानी अब तक 4 परिसीमन आयोग संसद के द्वारा बनाया जा चुका है। किसके लिए? भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करने के लिए जो है कि यह परिसीमन आयोग बनाया जाता है। तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। समय समय पर जो है कि ये निर्वाचक नामावली तैयार करते हैं। जो निर्वाचन आयोग है वह समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करती है, जिससे कि जो जनता है वो वोट कर पाए। निर्वाचन की तिथि व समय सारणी भी यही आयोग निर्धारित करती है। नामांकन पत्रों का परीक्षण भी इस आयोग के द्वारा किया जाता है।
राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चिन्ह आवंटित करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दलों को मान्यता प्रदान करना और चिन्ह आवंटित करना। विवादों का समाधान, अगर चुनाव चिन्ह के मामले में कोई विवाद होता है तो यह न्यायालय की तरह भी काम करता है, यानी इसका समाधान भी यही करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसकी जांच की जिम्मेदारी भी यही लेता है और एक अधिकारी की नियुक्ति करता है। और निर्वाचन के समय आचार संहिता लगती है, लोग कहते हैं आचार संहिता लग गई, तो उसका निर्माण भी यही निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची कौन निर्धारित करता है? ये निर्वाचन आयोग करता है। जो अहर्ता होती है और अहर्ता के मामले में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? वो भी निर्वाचन आयोग ही देता है। विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। रिगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द भी कर सकता है। कौन रद्द कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। ये पॉइंट आप समझ पा रहे होंगे कि जब निर्वाचन कराना होता है तो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल से निर्वाचन आयोग आग्रह करता है कि नहीं, मुझे इतने कर्मचारी की आवश्यकता है, आप मुझे दो। तो इस तरह से कर्मचारी आप आते हैं, यानी इनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना व इनका परीक्षण करना इनकी जिम्मेदारी है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ये बात आपको याद रखनी है। यह इनकी नीति है, कह सकते हैं इनका उद्देश्य है स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना। अगर कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो कब निर्वाचन के लिए, मतलब निर्वाचन के लिए उचित स्थिति बन गई है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की होती है। वह बताता है कि नहीं, अब निर्वाचन कराए जा सकते हैं या नहीं। यह हो गया 14वां पॉइंट। 15वां पॉइंट हो गया आपका राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना। निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। हम आपको बताएंगे कि कब किसी दल को राष्ट्रीय दल या फिर राज्य स्तर का दल घोषित किया जाता है। हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कब किसी को राष्ट्रीय दल और कब किसको राज्य दल का दर्जा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग की सहायता का कौन करता है? तो वो करते हैं उप निर्वाचन आयुक्त, जो कि सिविल सेवा से लिए जाते हैं। आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल के आधार पर लिया जाता है। ये हो गया एक ही इनकी सहायता कौन कौन लोग करते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं। जो राज्य स्तर पर जो निर्वाचन आयोग है उसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। जो केंद्रीय स्तर का हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और जो स्टेट लेवल की सरकारें हैं वो अगर सलाह देती हैं कि नहीं इन्हें नियुक्त किया जाए तो उन्हें ही राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इसके नीचे कौन कौन काम करता है? तो इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जो डीएम होता है वही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। यह बात आपको याद रखनी है। वह प्रत्येक जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी। जो आपको यह बात भी याद रखनी चाहिए या सामान्यतः सबको पता होना चाहिए कि पीठासीन अधिकारी जो प्रत्येक मतदान केंद्र होते हैं सभी पे पाए जाते हैं या फिर सभी पे नियुक्त किए जाते हैं।
तो हमने इस टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण बातें जान और सीख ली हैं। जैसे इनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनकी पदावधि क्या होती है, 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो उसके आधार पर ये अपनी सेवानिवृत्ति लेते हैं। ये अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग पहले एक सदस्य था, 1989 में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। ये बात भी आपको याद रखनी है, जब लोगों को वोट करने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के तहत। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब तक कुल कितने परिसीमन आयोग बनाए जा चुके हैं, तो 4 बनाए गए हैं अब तक। जो कौन बनाता है, संसद बनाती है कोई अधिनियम पारित करके। और वो आयोग कब कब बने हैं चारों, तो 1952, 1962, 1972, 2002, जो लास्ट परिसीमन आयोग है 2002 में बना था। परिसीमन आयोग की नियुक्ति क्यों की जाती है, तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो भूमि का निर्धारण होता है, जो राज्य क्षेत्र का निर्धारण होता है, उसके लिए की जाती है परिसीमन आयोग की नियुक्ति। अगर इन्हें एक बार, इनको स्वतंत्रता कैसे प्राप्त है, अगर इन्हें एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो बिना, जैसे कि न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे कि हटाया जाता है, उसी तरह कदाचार के आधार पर इन्हें भी हटाया जा सकता है, कदाचार या अक्षमता। और यह कैसे हटाया जाता है इन्हें, तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर, विशेष बहुमत के आधार पर। लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान में इनकी योग्यता के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है। कुछ इस तरह की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की।